सब गोलमाल है। नमस्कार। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक भर्ती घोटाले मामले में आज हम एक आपको ऐसा नायाब मामला बताने वाले हैं दर्शकों, ऐसा अजीब मामला बताने वाले हैं कि सुनकर आपको भी 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आएगा कि ये बैंक जो है किस बैंकिंग एक्ट को फॉलो करता है और क्या इस बैंक के प्रबंधन में बैठे हुए लोगों को बैंकिंग नियमों की छटाक भर भी जानकारी है या नहीं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज जो ये मामला दिल्ली न्यूज़ 24 के सामने आया है, इस मामले में जो दस्तावेज है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जो पीड़ित हमारे साथ जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये आनंद प्रकाश जी हैं। गोंडा ब्रांच में ये मैनेजर के तौर पर थे और इन पर जो है एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगाकर बैंक ने इनको जो है जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया, सजा के रूप में जबरदस्ती रिटायरमेंट। और उससे भी बड़ी बात कि जिस आरोप के लिए सजा दी गई, आज दिल्ली न्यूज़ 24 पर हम आपको समझाएंगे कि वो आरोप था ही नहीं, वो आरोप नहीं, एक साजिश था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस तरफ गोंडा ब्रांच से मैनेजर के तौर पर जबरदस्ती नौकरी से निकाले गए आनंद प्रकाश जी हैं और हमारे इस तरफ इसी दिल्ली राज्य सहकारी बैंक से पूरे 35 साल ईमानदारी से नौकरी करने के बाद बाइज्जत रिटायर हुए सत्यवीर खत्री जी हैं, जिनकी वाइफ के खाते से नरेला ब्रांच के कर्मियों ने ही 20 लाख रुपए का गबन कर लिया था, जो आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा है, समझा है। और जिन लोगों ने आज ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 24 का, वो चाहे तो हमारे चैनल पे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो खैर शुरुआत करते हैं मामले की। ये जो मामला है ये 8 अक्टूबर 2007 का है। 8 अक्टूबर 2007 को ये शोकॉज नोटिस है मेरे हाथ में, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। इसलिए लेके बैठा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं फिर से कांग्रेसी समर्थक मुझे जो है गोदी मीडिया ना कहने लग जाए। तो ये दस्तावेज आंख फाड़ कर देखें। इस दस्तावेज के मुताबिक जो शोकॉज नोटिस जो मिला है 15 फरवरी 2008 को आनंद प्रकाश को, शोकॉज नोटिस में आरोप क्या है? इन सीए नंबर 177 ऑफ मेसर्स ग्लोबल इंटरप्राइजेज। ये बैंक में एक खाता धारक है, करेंट अकाउंट है ग्लोबल इंटरप्राइजेज। इन्हें जो है आनंद प्रकाश जी ने 8 अक्टूबर 2007 को 3,70,000 का एक ओवरड्राफ्ट दिया। बैंकिंग नियमों की जितनी जानकारी मुझे है, एक अदने से व्यक्ति को जिसका बैंक में काम करने का खुद पर्सनल कोई अनुभव नहीं है, उस हिसाब से ओवरड्राफ्ट एक मैनेजर के पास ये अधिकार होता है, उसके विवेकाधिकार पर यह निर्भर करता है कि अगर किसी कंपनी की गुडविल अगर बैंक में अच्छी है, खाते में ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो वो मैनेजर अपने विवेकाधिकार पर उसे ओवरड्राफ्ट कर सकता है। आनंद प्रकाश के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि आपने 3,70,000 का ओवरड्राफ्ट कैसे दे दिया। जब उसके करेंट अकाउंट में पैसे नहीं थे तो आपने उसका चेक क्लियर क्यों कर दिया? बिल्कुल सही है ना आनंद जी? जी। तो ये इनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। और इस बारे में शोकॉज नोटिस जो है 15 फरवरी 2008 को दिया गया। अक्टूबर 2007 को किए गए ओवरड्राफ्ट के लिए इनको शोकॉज नोटिस 15 फरवरी 2008 को दिया गया। और दर्शकों, आपके लिए सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस पूरे मामले में जो इंक्वायरी ऑफिसर थी, वो इंक्वायरी ऑफिसर कोई और नहीं, जो पिछले एपिसोडों में हम आपको बताते रहे हैं, फर्जी एमडी अनीता रावत ही उस समय इस केस की इंक्वायरी ऑफिसर थी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि इस इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर एजीएम थी उस वक्त, इंक्वायरी ऑफिसर की जिम्मेवारी दी गई थी। इस महिला को बैंकिंग नियमों की कितनी जानकारी है, इसका मतलब आज आपको हम सबूत दे रहे हैं।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 8 अक्टूबर 2007 को, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने MS ग्लोबल इंटरप्राइजेस को 3,70,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट किया, जिसके लिए इनको 15 फरवरी 2008 को शोकॉज नोटिस इशू किया गया। पर बैंक ने एक चीज इस शोकॉज नोटिस में चर्चा तक नहीं की, वो ये कि जो ओवरड्राफ्ट अमाउंट आनंद प्रकाश जी ने उस क्लाइंट MS ग्लोबल इंटरप्राइजेस को जारी किया था, वो अमाउंट जो है 23 अक्टूबर 2007, मतलब महज 15 दिनों के अंदर 18% विथ इंटरेस्ट यानी 3,650 रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस बैंक में जमा करवा दिया। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। 8 अक्टूबर 2007 को बैंक मैनेजर, गोंडा ब्रांच के बैंक मैनेजर आनंद प्रकाश ने एक पार्टी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी, जो मैनेजर का विवेकाधिकार होता है। महज 15 दिनों के अंदर उस ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट 18% इंटरेस्ट के साथ 3,650 रुपए के साथ वो पूरा अमाउंट करेंट अकाउंट में वापस जमा करा दिया। अब सवाल ये है मेरा कि क्राइम कहां हुआ? जब ओवरड्राफ्ट इन्होंने दी और बैंकिंग नियमों के अनुसार इन्होंने 18% इंटरेस्ट लगाकर वो पैसा जमा करवा लिया, तो फिर क्राइम हुआ कहां? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओवरड्राफ्ट तो हर बैंक देता है, हर बैंक मैनेजर देता है। इस पूरे कहानी को अब मैं आप लोगों को इन दोनों शख्सियतों की जुबानी सुनाऊंगा। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं उस गोंडा ब्रांच के पीड़ित मैनेजर के पास, जिसके साथ यह अत्याचार दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी हैं, उस वक्त AGM थी अनीता रावत, उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पे किया। और उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है RS दहिया। जी हाँ, वही RS दहिया जिनके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 29 मार्च 2016 को जो उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, वो एक्सटेंशन बिना बात उन्होंने 3 दिन के अंदर 2 अप्रैल 2016 को वापस कर दिया। और एक्सटेंशन वापस करने वो बोर्ड की मीटिंग में तक नहीं आए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये जो पूरा प्रबंधन है ना जी दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का, वो पूरा का पूरा प्रबंधन ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि मजबूर हो जाएंगे आप सवाल उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए। आप मतलब मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहूंगा आनंद जी, मुझे अधिकार नहीं है इस तरह का कमेंट करने का, लेकिन मजबूरी है। बैंक की MD अनीता रावत CWG खेलगांव के 2 फ्लैट का उपयोग कर रही है। बैंक ने अपनी तरफ से अलॉट कर रखा है MD को। इस बैंक के आप किसी भी मैनेजर के पास चले जाइए, उनका रहन सहन, उनका आप सोशल स्टैंडर्ड देखिए, आपको मतलब आइडिया लग जाएगा। और एक मैनेजर ये देख लीजिए, माफी चाहूंगा आनंद जी, इस बैंक ने इनकी वो गत बनाई है कि आज इन्हें भजन गाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सरकार, सरकारी एजेंसियां जो भी कार्रवाइयां करती हैं, उन कार्रवाइयों में इतना बड़ा गड़बड़ झाला समझ में नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले आपको हम आनंद प्रकाश के पास ही ले चलते हैं और इनकी जुबानी जानते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ। आनंद जी बताइए, दर्शकों को अपनी जुबानी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद प्रकाश है और मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन करने के माध्यम से अपना गुजारा कर रहा हूँ। जैसा भी मुझे मिलता है रुका सूखा, मुझे बैंक ने एक पैसा नहीं दिया, मुझे बैंक ने सारा फंड मेरे रोक दिया और मेरे साथ इस तरीके से किया। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक ये पुराना बैंक है और हम बैंक एम्प्लॉय के नाम पे यहाँ भर्ती हुए हैं, ना कि कोई सोसाइटी के नाम पे भर्ती हुए हैं। ठीक है, एक मैनेजर होने के नाते मुझे राइट दिया या सब मैनेजर को राइट दिया था, लेकिन इस बैंक के अंदर मैनेजर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अधिकार नहीं उसको दिया जाता, उससे अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं करोगे तो आपको ट्रांसफर यहाँ से लेके वहाँ कर दिया जाएगा। बेचारा मजबूर होके गलत काम सही काम
सही भी गलत हो जाता है, गलत भी सही हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो आयन आदमी का माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये जो घटना है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं 1993 से इस बैंक के अंदर भर्ती हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपनी मेहनत लगन से, ईमानदारी से काम करते करते किस पोस्ट पे आप भर्ती हुए थे? मैं क्लर्क कम टाइपिस्ट पे भर्ती हुआ था। अच्छा, आप वैकेंसी के तौर पे आए थे, या बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ, या आप भी इस बैंक के किसी डायरेक्टर वगैरह के रिश्तेदार हैं? वैकेंसी थी तभी मुझे बता, रिश्तेदार मेरे भाई डायरेक्टर थे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये सारी जानकारी पूरे प्रशासन को थी कि विदिन पैसा जमा कर दिया, और मेरे सामने 4-5 लोग सीनियर अफसर बैठे थे कि अभी जमा करो, अभी जमा करो। दबाव मुझसे दिया गया। मैंने किसी से उधार लेकर पैसे करके तुरंत बैंक का पैसा जो था वो जमा कराया विदिन 15 डेज। ये सबूत मेरे पास में है, एक स्लिप मेरे पास में रखी हुई है। और उसके बाद विद इंटरेस्ट भी जमा कराया, 18% इंटरेस्ट भी लिया। फिर मैंने कहाँ काम किया, फिर मेरे को कहाँ सज़ा दी गई, क्यों मैं सज़ा दी गई? मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद मुझे बहाल कर दिया गया, फिर उसके बाद मुझे कंपल्सरी डांट दे दीजिए। बताइए इसमें मेरा क्या गुनाह था? बैंक का कोई मैं नुकसान नहीं किया, बैंक का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट जमा करा दिया गया। ये मेरे साथ हुआ है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चलिए, साजिश की बात ये कैसे हुई है इसका हम आपको और खुलासा करेंगे। उससे पहले जो है, आपको हम इसी बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर, बाइज्जत रिटायर, बार बार कह रहा हूँ बाइज्जत रिटायर, क्योंकि इस बैंक की एक आदत है। हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें बैंक ने कई शिकायतों का जवाब ये दिया है कि ये शिकायत करने वाले लोग या तो टर्मिनेटेड एम्प्लॉय हैं, या तो बैंक के एक्स एम्प्लॉय हैं जो बैंक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जिसका बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बाइज्जत, बार बार कह रहा हूँ बाइज्जत, बगैर कोई दाग लगे 35 साल नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं मैनेजर के पद से। सतवीर खत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सतवीर खत्री जी, एक बात बताइए, एज अ मैनेजर, जो आनंद प्रकाश के साथ हुआ, या इन्होंने जो ओवरड्राफ्ट दिया, फिर इन्होंने पैसे विद इंटरेस्ट जमा करा दिए, क्या उसके बाद कोई क्राइम स्टैंड होता है? ये कोई क्राइम नहीं है। मैनेजर जो है वो लोन ही देने के लिए बैठा है, आलू टमाटर प्याज थोड़ी बेच रहा है वो वहाँ पे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर आलू टमाटर प्याज बेच रहा हो, वो तो लोन देगा तो उसका ब्याज लेंगे, और कोई एफडी जमा कराएगा, कोई पैसे जमा कराएगा तो हम उसको ब्याज देंगे। काम बैंक का होता है क्या है, पैसा लेना और पैसा देना, कि जिसको देंगे उससे ब्याज लेंगे। तो ये कोई इन्होंने गलत काम नहीं करा, ओवरड्राफ्ट कर दिया, पैसा आ तो गया, और 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बैंक का नियम है, ये इनको किसी को ना पता। अभी जो ना कोई बात हो, किसी को ओवरड्राफ्ट दे दो तो उस पर 18% चार्ज करो, तो पैसा इन्होंने दिया तो वापस ले लिया, 18% ले लिया। मैं क्या जुल्म कर दिया इन्होंने? बैंक को 18% ब्याज मिला है ना। इसका जिक्र भी है, एक कागजात इन कागजों में मुझे मिला है, वो है 15 दिसंबर 2007 का। एम आई राइट आनंद जी? 15 दिसंबर 2007 का ये है। जी जी जी। और ये लिखा गया है लेखराज द्वारा, कोई मैनेजर एस्टेब्लिशमेंट में हुआ करता था। ये महोदय लिखते हैं, अभी भी हैं, ये महोदय लिखते हैं कि अ सम ऑफ 90,000 ऑन डेटेड 19/10/2007 रुपीज़ 20,000, 50,000 एंड 2,18,000। मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिक्सिंग है, माफ़ी चाहूँगा। ऑन डेटेड 23/10/2007, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि 23 अक्टूबर 2007 तक पूरा अमाउंट, टोटल अमाउंट कम और टू RS 3,78,000 हैज ऑलरेडी बीन डिपोजिटेड बाई आनंद प्रकाश मैनेजर। एक बात नहीं समझ में आई कि बैंक भी मान रहा है कि अमाउंट जो है 15 दिसंबर 2007 तक जो है, चाहे आनंद प्रकाश के माध्यम से ही आया हो, अगर कोई लोन अगर रिकवर नहीं होता तो मैनेजरों को आमतौर पर उसकी जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई इसकी जिम्मेवारी आपकी है, आप रिकवरी करके लाइए जैसे भी लाए। इन्होंने अपने जेब से जमा कराया, उधार लेके जमा कराया, या घर बेच के जमा कराया। सवाल यह है कि बैंक का नुकसान कहाँ हुआ, फ्रॉड कहाँ हुआ, फ्रॉड कहाँ हुआ? अगर कोई पार्टी MS ग्लोबल इंटरप्राइजेज भाग जाए
आनंद प्रकाश भाग जाए उसे पैसे देके, या उसके बदले आनंद प्रकाश अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में कोई मतलब घूस की रकम ले या कुछ हिस्सा मांगे, तब तो समझ में आता है कि क्राइम हुआ। इन्होंने सिंपली एक बैंक में जो पहले से जो क्लाइंट का अकाउंट है, जिसके पहले भी ओवरड्राफ्ट हो चुके हैं, उसकी साख को, गुडविल को बचाए रखने के लिए, देखिए बैंक में एक मैनेजर के ऊपर सिर्फ बैंक की साख बचाए रखना जिम्मेवारी नहीं होती। आप, मैं, हम सारे खाता धारक हैं। हम इसलिए बैंक में पैसा नहीं जमा कराते कि सिर्फ हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। हम इसलिए भी पैसा जमा कराते हैं कि जब हमें ज़रूरत आन पड़े, जब मार्केट में हमारी प्रतिष्ठा फंसी हुई हो, कोई चेक आ जाए हमारे अकाउंट में और हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस ना हो तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा बनाई गई है। ये कोई असंवैधानिक काम नहीं है जिसके लिए आप किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दें। ये कोई असंवैधानिक काम नहीं है। जब आपने पैसे जमा करा लिए तो फिर क्राइम स्टैंड कहाँ होता है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सतवीर जी, आप थोड़ा रोशनी डालिए कि पैसे जमा होने के बाद, रिकवर होने के बाद, चाहे वो आनंद प्रकाश ने जमा कराए हो, चाहे किसी से कर्जा लिया हो, घर बेचा हो, कुछ भी किया हो, पैसे विदिन 15 डेज जमा होने के बाद, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 15 दिन, 3.5 महीने के बाद मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस देने का ध्यान आया। क्यों? अरे इसको निकालना था और किसी और को भर्ती करना था, वो ये बता सकता है। कोई ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है, मैं किसी का नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे साजिश थी। डायरेक्टर साहब मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, किस तरीके से, और किसी को भर्ती करना है, और वो हुआ। अच्छा, मुझ पर ब्लेम करके किसको निकालना है, और ये मुझे निकाला गया जबरदस्ती करके, और उसको भर्ती करा के वो आज भी बैंक में नौकरी कर रहा है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा नाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन किसी डायरेक्टर का है बच्चा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है। अब मैं एक तो सबसे बड़ी बात कि मैं एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरा दिल दुखता है, मेरे साथ शोषण किया गया है और शोषण बैंक वाले कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा वो है। मैंने आज भी मैं कह रहा हूँ, मैंने ईमानदारी के साथ बैंक में मेहनत की है, मेहनत करके बैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जहाँ जहाँ मुझे पोस्टेड किया गया, मैंने बैंक की साख को नज़र में रखते हुए। कितने साल आपने नौकरी की? मैंने 15 साल बैंक में नौकरी की है। 15 साल। कोई मेमो वगैरह इससे पहले मिला? देखो, मीमो तो नॉर्मल बात है, तो एक अधिकारी दे सकते शो कॉज नोटिस? इससे पहले कोई शो कॉज नोटिस, कोई इल्जाम लगा हो कोई फाइनेंशियल क्राइम का? कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइम को इल्जाम नहीं लगा। बस ये जो था, इसके ऊपर इन्होंने मेरे को सस्पेंड किया। अब ये देखिए, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई संविधान है या ऐसा कोई रूल है कि एक कर्मचारी को एक जुर्म के ऊपर 2 बार उसको सजा दी जा सकती है? कैसे? जैसे कि मुझे इन्होंने पैसा जमा करा लिया, सस्पेंड कर दिया मेरे को, कि उसके बाद इलेक्शन आई सोसाइटी बैंक के कि भाई आनंद को बुलाना है, मुझे रजिस्टर कर दिया गया। 8-9 महीने मुझसे एज ए मैनेजर हेड ऑफिस ज्वाइन करा के मैंने काम किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उसके बाद 19 फरवरी 2009 को मेरे सामने आता है कि आपको बैंक से निष्कासित किया जाता है एज ए कंपल्सरी रिटायरमेंट, और आपका इतना हिसाब बनता है। मेरे को एकदम शॉट लगा, झटका लगा। तुरंत मैंने लेटर लिया, मैं सीधा घर आ गया। मैंने किसी बातचीत भी नहीं करी। मैं इतना उदास हुआ। मेरा क्या क्राइम था, मेरा क्या जुर्म था जो मेरे को एकदम ऐसा कर दिया। आपने पेंडिंग इंक्वायरी दिखाई, पेंडिंग इंक्वायरी आज तक मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, ना मुझे बताया कि लिहाजा आपको बैंक को इसके हक पे आपको निकाला जाता है। ऐसा कहीं होता है? किसी कर्मचारी को निकालते हैं, परमिशन ली जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है कि आपको इसके अपेक्ष में आपको बैंक से ये किया जाता है। आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। ये कैसा होता है? एक से ज़्यादा पैसा भी जमा करा लिया मुझसे, और मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया, फिर मुझे बहाल भी कर दिया। उसके बाद फिर मुझे कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई, और आज तक मुझे पैसा नहीं दिया। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को गाना बजाना आता, उसी के बिहार पे मैं अपना घर चला रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या कहूँ मैं इस बैंक के प्रबंधन को और उनकी समझदारी को और उनकी बैंकिंग नियमों की जानकारी को। जैसा अभी आनंद प्रकाश ने बताया कि इनको शो कॉज नोटिस देने के बाद आपको सस्पेंड किया गया जी।
सस्पेंड किए जाने के बाद जब बैंक का चुनाव आता है तो एक दिन इनको एक लेटर भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है अभी, इसलिए आप हेड ब्रांच को आके ज्वाइन कीजिए और उसके बाद इनसे एज अ मैनेजर 8 महीने तक नौकरी भी कराई जाती है, सेवाएं इनकी ली जाती हैं। मतलब आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये संदेह हो कि उसने फाइनेंशियल क्राइम किया है और उसे घोंडा ब्रांच से सीधे हेड ऑफिस बुला लिया गया। फिर तो बैंक के नजरिए से तो मतलब कि लुटेरे को, बैंक जो इनको जिसने कंपलसरी रिटायरमेंट दिया बैंक के लिए तो ये लुटेरे मैनेजर हैं। तो लुटेरे मैनेजर को प्रबंधन ने 8 महीने के लिए वापस नौकरी पे बुला लिया। भाई जरा बताएंगे ऐसी कौन सी मजबूरी थी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आनंद जी, आपको क्या लगता है क्यों बुलाया था, क्या मजबूरी थी? ये तो मैं कह नहीं सकता कि प्रबंधन के दिमाग में क्या चल रहा था। इलेक्शन वाली बात हो सकती है क्योंकि इलेक्शन उस समय इलेक्शन का पीरियड था जुलाई में। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनकी तरफ से वोट ज़्यादा है, हो सकता है इनको बुला लीजिए। ये खड्डी आपकी तरफ से वोट ज़्यादा है मतलब ये खड्डी की जो सोसाइटी है उनकी तरफ से मैं हूँ, खड्डी के उससे हूँ, हो सकता है कि उनकी तरफ वोट ज़्यादा। आप सोसाइटी में मेंबर भी हैं? नहीं, मेंबर नहीं हूँ मैं। मेरे जो भाई साहब हैं जो डायरेक्टर हैं वो जैसे खड्डी हमारी उधर के। अच्छा, वो आपके भाई साहब जो डायरेक्टर हैं जिनका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं वो इस बैंक ही में डायरेक्टर थे? हाँ, बैंक में डायरेक्टर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो हम ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि बैंक को ये न लगे कि हम जो है बैंक के खिलाफ कुछ मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आनंद प्रकाश हो या जैसे कल परसों के एपिसोड में आपने देखा कि एक गनमैन को जो है किस तरह से परेशान किया जा रहा था, 800 रुपये काट पीट के उसको दिए जा रहे हैं। मतलब एक समझ में नहीं आती कि बैंक ये जो है किसी को लोन सैंक्शन करने से पहले क्या ये नहीं देखता कि इसके पास सैलरी में बचेंगे कितने पैसे? ये तो देखेंगे ना आप कि इसकी जो वर्थ है उससे 70% से ज़्यादा ना दे। जितनी उसको सैलरी मिलती है उसके बराबर का आप उसको लोन दे दोगे। 800 रुपये में कैसे खाएगा कमाएगा भाई? तो वो आदमी आकर मीडिया में विरोध करेगा ही। उसमें क्या गलत कर दिया? कुछ बोलोगे तो आपको बैंक का गद्दार बता दिया जाएगा, आपको बेईमान बता दिया जाएगा, आपको घोटालेबाज बता दिया जाएगा। अब इस मामले पर दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की जो उस वक्त जांच अधिकारी थी अनीता रावत, जो अभी एमडी है, वो क्या जवाब देंगी? जब पैसे जमा हो गए तो क्राइम कहाँ हुआ? क्या है ये? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हम बार बार कह रहे हैं दर्शकों, इस प्रबंधन ने इस बैंक को बाप की बपौती बना रखा है। वो गोविंदा का एक गाना आता था, मेरी मर्जी, वो वही वाली बात है, मेरी मर्जी, खाता ना वही जो अनीता रावत कहे वही सही। यही चल रहा है यहाँ। अनीता रावत अपने 9 रिश्तेदारों को भर्ती कर लेती है, 5-5 रिश्तेदार तो वही हैं, दरियागंज ब्रांच और हेडक्वार्टर मिला के उसी बिल्डिंग में। रावत 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 रावत, हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था। सबके अकाउंट ओपनिंग, सैलरी अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हुए हैं। बहुत जल्द हम खुलासा भी करने वाले हैं। अनीता रावत को 25 दिनों में 3 प्रमोशन देकर एमडी बनाया जा सकता है, लेकिन एक बैंक मैनेजर एक पुराने क्लाइंट को ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकता, जबकि वो 15 दिन में फिर उसके पैसे जमा करा दिए, विथ इंटरेस्ट जमा करा दिए उस ओवरड्राफ्ट की रकम को आनंद प्रकाश जी ने। उसके बावजूद 3.5 महीने बाद इनको सो कॉल्ड नोटिस थमा दिया जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कि आपको जो है सजा के तौर पर कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है। अबे सजा किस बात की भाई? जब आपने पैसे जमा करा लिए तो सजा किस बात की? और वो भी उस कर्मचारी पे जो निचले पायदान से प्रमोशन ले लेकर ऊपर आया है। 15 साल लगे हैं इस व्यक्ति को मैनेजर बनने में, और अनीता रावत को कहां से दर्द पता होगा। उनको तो 25 दिन में 3 प्रमोशन मिला और सीधे एमडी। खेलगांव में 2-2 रहने को फ्लैट मिल गए, वो फ्लैट जिसकी खरीद को ही नाबार्ड ने संदिग्ध करार दिया। हमने नाबार्ड से एक सवाल पूछा था कि सहकारी बैंक ने 2012 में जो खेलगांव में फ्लैट खरीदे हैं वो किस सहकारिता कानून के मुताबिक खरीदे? क्या नाबार्ड ने इस खरीद पर कोई टिप्पणी की थी? तो नाबार्ड ने अपने जवाब में
ये क्लियर किया है कि सालाना ऑडिट में नाबार्ड ने उस खरीद पर जो है आपत्ति जताई थी और कमेंट जो है बैंक और आरसीएस कार्यालय को भी भेजे थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस बैंक को कितना बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। इसको राजनीतिक संरक्षण कहते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप मैनेजर रिटायर हैं, आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या किसी की अगर इंक्वायरी चल रही हो तो उस बीच में उसको रीइंस्टेट किया जा सकता है? ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई पॉलिसी, एचआर पॉलिसी या स्टाफ रूल ऐसा कोई है? मेरे टाइम में तो कोई नहीं किया। अभी उसको सस्पेंड नहीं, आप मैनेजर हैं, आपने बैंक का बायलॉज पढ़ा होगा, आपको एचआर पॉलिसी पता होगी। बायलॉज मेरे पास रखे हैं, सब रखा हुआ है, सब जुबानी याद है। ऐसा होता ही नहीं, किसी को सस्पेंड कर दो, फिर इंक्वायरी पेंडिंग कर दो, फिर ले आओ उसको और फिर नहीं। तो इंक्वायरी पेंडिंग में 8 महीने बुला के काम करवाना, ये तो वही बात हो गई कि लुटेरे को आप छूट दे रहे हो कि पहले गोंडा ब्रांच में लूटा है, अब आके हेड ऑफिस में लूट लो। फिर अगर उसने क्राइम किया है तो दोबारा क्यों लिया वो? हाँ, वही दोबारा क्यों अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? अपनी तो देखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उस आदमी ने ओवरड्राफ्ट दे दिया, बैंक को 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे जमा करा दिए, बैंक को भलाई में किया होगा ना, नुकसान में तो नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ। और एक बात तो इनका कितना एनपीए बढ़ा हुआ जरा देख लो आप, मेरे पास है 15 करोड़ से अधिक का एनपीए तो अप्रैल 2020 में है। जब एक बात बताओ, कोई लोन लेकर भाग जाता है, 10 साल नहीं आता, तो लिक्विडेशन लिटिगेशन क्यों बना रखे हैं यहाँ? वो जो केस जो पैसा नहीं देते हैं वो यहाँ पे आते हैं। नरेला में बना रखे थे, वो ज्ञानेंद्र बना रखा था, वो और क्या होता है डिटेल में बताइए। अगर मान ले एक बारगी के लिए कि एमएस ग्लोबल इंटरप्राइजेज वो ओवरड्राफ्ट की रकम लेके भाग जाता है तो कानून ये है, उसका लिक्विडेशन, उसका केस बनता है। अच्छा। लिक्विडेशन हमारे बैंक की एक वो है अलग से शाखा, जो वो केस जो है ना आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो वो डील करते हैं। जो उन मैनेजरों को क्या कर दिया इन्होंने, जो पैसे दिए हैं 15 करोड़ का एनपीए खड़ा कर रखा है। हाँ, और जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनका क्या कर लिया इन्होंने, उनके दांत भी ना लगा रहे। एक आदमी ने इतने लाख रुपए दे दिया ओवरड्राफ्ट, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, फिर इन्हें जुल्म कर दिया क्या? आप देखो, आप ये क्या कर रहे हैं, ये इनके खाते देखो, इनके सेविंग बैंक अकाउंट देखो। अरे गाड़ी दे रखी है बैंक ने, फिर भी ट्रैवलिंग अलाउंस 25,000 रुपये दे रखा है। इसके उसमें सेविंग बैंक अकाउंट में देखो, इसके मैं दिखा दूंगा, अनीता राउत के अकाउंट में। अच्छा, हाँ, जब गाड़ी दे रखी है बैंक ने तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव किस बात का? तो क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव? नहीं, वो तो अपने ड्राइवर से भी 25,000 रुपया रेडी पटरी है, रेडी वाला ले गया, भाई बैल चला के ले गया, इसको बैठा के ले गया, वो पैसे ले गया। सतबीर जी, गाड़ी दे रखी है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अनीता रावत तो अपने ड्राइवर से 25,000 रुपए ले मर गया जिसको निकाल दे, मर गया जिसको ले ले हैं, मर गया जिसको टर्मिनेट करते हैं फिर बुला ले हैं। अपने ये हिमांशु और फलाना, ये कितने नाम आपने बताए, हमने दिखाए। वो कमला नगर में, वो D4 में वो ऑफिस भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है वहाँ। एक और बड़ा अजीब मामला है, हम आने वाले एपिसोडों में आपके सामने खुलासा करेंगे, आपके सामने हम खुलासा करेंगे दर्शकों। इस बैंक में अनीता रावत का एक ऐसा रिश्तेदार एज ए एम्प्लॉय भर्ती है, जिसको जो है हाई ड्राइव के नाम से उसकी एक कंपनी है और उसको कंप्यूटर का सारा ठेका उसी के पास है। मतलब बैंक एम्प्लॉय ही कंप्यूटर का सारा ठेका मेंटेनेंस का लेके बैठा नहीं था, दुकान थी उसकी। नहीं, अब तो वो बैंक एम्प्लॉय भी है। अब वो बैंक एम्प्लॉय बना दिया, 60-60 हजार रुपए उसको तनख्वाह दे रही है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस बैंक ने जो है ये तो ओवरड्राफ्ट दिया इन्होंने बैंक की गुडविल के लिए, कस्टमर की गुडविल के लिए। हर बैंक करता है, हर बैंक मैनेजर करता है, ओवरड्राफ्ट देना कोई क्राइम नहीं है। तो दर्शकों, इस मामले में जो लब्बो लुआब निकल के आया वो ये है पूरा केस कि आनंद प्रकाश जी को गोंडा ब्रांच में 8 अक्टूबर 2007 को एमएस ग्लोबल इंटरप्राइजेस को 3,70,000 रुपए ओवरड्राफ्ट देने के मामले में दोषी करार दिया गया। किसके द्वारा? इंक्वायरी ऑफिसर अनीता रावत द्वारा। वही इंक्वायरी ऑफिसर अनीता रावत जो आज की तारीख में इस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है और लगातार दिल्ली न्यूज़ 24 दस्तावेजों के आधार पर उसके फर्जी नियुक्ति, फर्जी एमडी, फर्जी प्रमोशन दिए जाने का दावा करता रहा है।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मतलब इस बैंक में ये बैंक का प्रबंधन अपने कर्मचारियों के साथ कैसे कैसे अत्याचार करता है, उसका एक नया नमूना आपको दिखा रहा हूँ। जो व्यक्ति 35 साल तक इस बैंक में ईमानदारी से सेवा देते रहा, उसके रिटायर होते ही नरेला ब्रांच में उनकी वाइफ कृष्णा खत्री का खाता है। उस खाते से बैंक प्रबंधन के कुछ चहेतों ने 20 लाख रुपए गबन कर लिए और आज भी आंखें दिखा रहे हैं। 4 साल हो गया उस मामले में। राजनीतिक रूप से यह प्रबंधन इतना मजबूत है कि आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। 156 का ये कोर्ट में इनको लेके जाना पड़ा, जबकि बैंक ने खुद लिख के दे रखा है कि हाँ जी हमारे यहाँ घोटाला हुआ है, पैसे निकाले गए हैं। हरीश सरवा और पुष्पा को उन्होंने, एक बैंकिंग क्लर्क और एक अकाउंटेंट को उन्होंने दोषी ठहराया है खुद अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में, बावजूद उसके एफआईआर नहीं हो रही। 3-4 साल बीत गए और जिसके वाउचर पे साइन है, लॉगिन आईडी में जिसकी एंट्री है, उसका कहीं इंक्वायरी में नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है उसका राज आपको सतबीर खत्री जी बताएंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे स्वाति महाजन मैनेजर आई थी यहाँ पे, उसने सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने ऊपर से कह के एमडी ने कह के सारे पढ़वा दिए और दूसरे लगवा दिए। ये स्वाति महाजन का एक आपको बताता हूँ। स्वाति महाजन अभी भजनपुरा ब्रांच में अभी मैनेजर है। उस महिला मैनेजर को इतनी भी समझ नहीं है। वो महिला मैनेजर इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखती है कृष्णा खत्री के मामले में कि सबसे पहले तो 30 मई का आता है वाकया, जिस दिन इनकी पत्नी के खाते से पैसे निकाले गए, 30 मई 2016। उस दिन की लॉगिन आईडी एंट्री बताती है कि इनकी पत्नी से जो के खाते से जो पैसा निकला 20 लाख रुपए की रकम, वो रकम निकाली हरीश सरोहा और पुष्पा ने अपनी आईडी से। वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया अनीता रावत के पीए गजेंद्र की सगी बहन सुनीता सिंह के खाते में। वो 20 लाख रुपए गए और पहले से जो अमाउंट था उसको मिलाकर 25 लाख की एफडी बना दी गई। अब सवाल ये आता है, जो स्वाति महाजन ने, जिसने वो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है, उस महिला मैनेजर ने, उस इंक्वायरी ऑफिसर ने ये मेंशन ही नहीं किया, इस बात को इग्नोर कर दिया कि सुनीता सिंह के खाते में पैसे किसने ट्रांसफर किए। पैसे निकाले, पहली एंट्री जो निकाली गई, पहला वाउचर जो बना, उसमें ये मेंशन किया गया कि ईश्वर सिंह के खाते से सुनीता सिंह को पैसे जाने थे, लेकिन चले गए कृष्णा खत्री से सुनीता सिंह को। आज तक बैंक ये नहीं बता पाई है कि ईश्वर सिंह को, सुनीता सिंह को पैसे किस बात के देने थे, और कभी साबित भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईश्वर सिंह जो हैं वो सत्यवीर खत्री के किसी तरह से रिश्तेदारी या जानकारी में आते हैं और पड़ोसी हैं। और उन्होंने ये बताया कि मेरा तो ना भाई सुनीता सिंह से लेना देना ना किसी का। मेरे पास एजीएम ज्ञानेंद्र आया था, उसने कहा जी मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे ऐसे कर दो। मैंने कर दिया, खाता था मेरा, मैंने कर दिया। और उनको जो है 20 लाख रुपए की रकम हरीश सरोहा ने दी, 5-5 लाख रुपए करके, वो बकायदा अकाउंट में मेंटेन है। खैर, मैं आ रहा था स्वाति महाजन की गलती पे। स्वाति महाजन ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने एक तो उस एंट्री का नाम नहीं लिखा, वो बताया नहीं कि वो एंट्री किसने की। वो एंट्री की थी मैनेजर ने। एक वाउचर पे 3 सिग्नेचर होते हैं, मैनेजर, अकाउंटेंट और क्लर्क। पर इस स्वाति महाजन जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो अभी भजनपुरा ब्रांच में अभी मैनेजर है, उसने जो है मैनेजर की चर्चा तक ही नहीं की, गायब कर दिया। उल्टा जो है एक सुमित्रा देवी कोई करके किसी मैनेजर का नाम फंसा दिया, जबकि ना तो उसकी लॉगिन आईडी लगी हुई है दस्तावेजों में, ना ही उसके सिग्नेचर है, और ना ही नरेला थाने के आईओ पवन देसवाल ने उसका कोई बयान दर्ज किया है। नरेला थाने के आईओ ने जो बयान दर्ज किया और जो कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की है 156(3) में, उसमें ये मेंशन है कि राजेश मालादहिया प्राइम सस्पेक्ट है। वो लेटर है दिल्ली न्यूज़ 24 के पास। उसके बावजूद, उसके बाद देखिए स्वाति महाजन ने किस तरह से इंक्वायरी रिपोर्ट, यहाँ फर्जी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें स्वाति महाजन ने यह दर्ज किया है अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में कि फिर 7 अप्रैल 2017 को जब बैंक ने पैसे लौटाए किसी तीसरे खाता धारक ईश्वर सिंह के खाते से, जो कि नहीं होना चाहिए, किसी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या किसी भी एक्ट के मुताबिक वो सही नहीं है।
अगर मेरा पैसा आपके खाते में गया तो बैंक मुझे या तो अपने ट्रेजरी अकाउंट से लौटाए या आपके खाते से लौटाए, किसी तीसरे खाता धारक से पैसे क्यों ले? आखिर बताना तो पड़ेगा ना इनकम टैक्स को कि वो पैसे किस बात के आए हैं। और उसी पैसे की बात करने, क्रेडिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की बात करने सतबीर खत्री जी ब्रांच गए थे। स्वाति महाजन लिखती हैं कि ईश्वर सिंह के खाते से पैसा जो डाला गया वो गलती से हो गया। पहले 30 मई 2016 को रॉन्गली डेबिट और फिर 7 अप्रैल 2017 को रॉन्गली क्रेडिट, दो बार गलती कर रहे हैं और उस मैनेजर के साथ कुछ नहीं हुआ। और ये जो मैनेजर है जिन्होंने पैसे विथ इंटरेस्ट जमा करा दिए उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। देखिए कितना अजीब मामला है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। स्वाति महाजन ने लिखा है कि यह हरीश सरोहा और पुष्पा ने एंट्री में दोबारा गलती कर दी और ईश्वर सिंह के खाते से ट्रांसफर हो गया। पहले रॉन्गली डेबिट किया, फिर रॉन्गली क्रेडिट किया। पर स्वाति महाजन एक चीज देखना आप भूल गई। 7 अप्रैल 2017 को सुनीता सिंह के खाते में 20 लाख तो छोड़िए 5 लाख की भी रकम नहीं थी। तो अगर हरीश सरोहा और पुष्पा अगर ये गलती नहीं करते तो पैसे आते कहां से? अगर वो सही तरीके से देने की कोशिश करते तो सुनीता सिंह के खाते में तो पैसे थे ही नहीं। वो पैसे तो एफडी बनी हुई है और आज तक सुनीता सिंह उस एफडी का पैसा खा रही है, इंटरेस्ट जो मिलता है। और अनीता रावत के ही पीए गजेंद्र की सगी बहन है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आपको बताते हैं कि वो ब्रांच मैनेजर कौन थी। सतबीर जी, उस ब्रांच मैनेजर के बारे में आप अपने ही मुखारबिंद से बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये राजेश बाला दैया मैनेजर थी और ये आप हरीश सरोहा क्लर्क था वहाँ पे। तो इन्होंने गड़बड़ करके, और राजेश बाला के साइन है 7/4/17 के वाउचर में साइन है। दिल्ली न्यूज़ 24 के पास तो लॉगिन आईडी की रिपोर्ट है कि सुनीता सिंह के खाते में 20 लाख रुपए जो राजेश बाला दहिया और हरीश सरोहा ने अपनी आईडी से ट्रांसफर किया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने इसके वो लिया है, बयान ले रखे हैं राजेश बाला दहिया के। नरेला थाने के इंक्वायरी ऑफिसर। हाँ भाई, तो आप मैनेजर थे, ये कैसे हुआ? जबकि बैंक की इंक्वायरी ऑफिसर स्वाति महाजन ने तो चर्चा भी नहीं की। अरे वो ऊपर से ऑर्डर थे उसके। किसका? अनीता रावत ने कहा था भाई इसका नाम ही मत लेना। राजेश बाला के रिश्तेदार लगे। अच्छा, तो जब वो मैनेजर नौकरी तो अनीता रावत की कर रही है, मेरी कर रही है वो। नहीं, अनीता रावत ने क्यों राजेश बाला दहिया को बचाने की कोशिश की? अरे ये विजेंद्र सिंह की भांजे की बहू है यार, और वैसे डायरेक्ट लगा रखी है। एक दुरानी यही है और एक जेठानी भी यही है, दोनों यहीं पे थी नरेला में। जो मेरा केस हुआ ये, क्या एक ही घर में 5-5 आदमी लगते हैं क्या एक ही ब्रांच में? दुरानी, जेठानी, उसका लड़का, लड़की, बहन और छोटा बच्चा पेट में हो उसको भी लगा दो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आम आदमी पार्टी की जो विधानसभा की कमेटी होती है उसके सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो कल मैंने सुना। उन्होंने दिल्ली के एक अन्य कोऑपरेटिव बैंक में हुए भर्ती घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें शीला दीक्षित पे सीधा निशाना साधा है कि उन्होंने इस बैंक में 1000 फार्म खरीदे, मतलब 1000 वोट शीला दीक्षित के थे। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि दिल्ली में खुद को ईमानदार कहने वाली सरकार को क्या इतनी शर्म नहीं आती कि जिस तरह से उन्होंने एक अन्य कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई की, जितनी तेजी से कार्रवाई की, वो मतलब इतिहास में एक तरह से दर्ज करने लायक है। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की मैं तारीफ करना चाहूँगा, सौरभ भारद्वाज की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी रिक्शा चलाने वाले को भी उस भर्ती घोटाले की कहानी समझ में आ जाए। लेकिन हम पिछले 6 महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय को लगातार बता रहे हैं, दस्तावेजों के साथ भेज रहे हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय सिर्फ और सिर्फ सहकारिता मंत्री कार्यालय को फॉरवर्डिंग करता है। सहकारिता मंत्री का कार्यालय आरसीएस कार्यालय को फॉरवर्डिंग करता है और वो फॉरवर्डिंग ही चल रहा है। आपको एक और मजेदार बात बता दूं, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 में एक धारा है 61, उसके तहत जो 2017 में एक अन्य कोऑपरेटिव बैंक का कह रहा हूँ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो गड़बड़ी है नहीं, अब नया मैनेजमेंट है, किसी की बदनामी मैं खामखा नहीं करना चाहता। दिल्ली न्यूज़ 24 का ये इरादा कतई नहीं होता है कि हम अपनी खबरों से जो है किसी को शर्मिंदा या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, हम सिर्फ सच बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज की। आम आदमी पार्टी को ये देखना चाहिए कि जब
उस एक अन्य कोऑपरेटिव बैंक जिसमें 2017 में कार्रवाई हुई, उससे बड़ा घोटाला यहां है। तो इस मामले पर चुप्पी क्यों है? आखिर इसे राजनीतिक रूप से संरक्षण देना ना कहे तो और क्या कहें? 4 साल किसी व्यक्ति को हो जाए और एफआईआर न दर्ज हो, और 10 साल हो जाए और कोई मतलब भजन गाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हो बैंक मैनेजर होने के बावजूद, जबकि उसकी गलती नहीं। आम आदमी पार्टी को इसे देखना होगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। और तब तक हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि दिल्ली न्यूज़ 24 दिल्ली राज्य सहकारी बैंक भर्ती घोटाले और अनियमितताओं के मामले में इसी तरह अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। जय हिंद। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी खबरें यदि आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।